तो हाय फ्रेंड्स, मैं भोला आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है बिहार बोर्ड 7th क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज होने जा रहा है, जिसका मेरा क्या है, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, जल और जंगल। ठीक है, ये पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मतलब निम्नलिखित में कौन सही है और कौन कथन गलत है। तो मेरा पहला क्या बोल रहा है, वर्षा जल का चरम स्रोत है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो क्या ये सत्य है? वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो क्या है, ये सत्य है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो ये क्या, ये सत्य है कि असत्य है? नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है? नहीं, वर्षा के जल से भी तो खेतों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, नलकूपों से भी खेतों की सिंचाई की जाती है, इसीलिए क्या है, असत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो ये असत्य है। जल की कमी की समस्या का सामना ग्रामीण क्षेत्र के निवासी नहीं, शहरी क्षेत्र के निवासी भी करते हैं, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में मेरा बोल रहा है, भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश प्रथा डैश का उपयोग होता है। तो क्या होता है, भौम जल प्राप्त करने के लिए नलकूप, प्रथा और कुआं का उपयोग होता है। ख का क्या है, जल की तीनों अवस्थाएं क्या है, जल की तीनों अवस्थाएं क्या है, ठोस, द्रव्य और गैस होता है, यानी बर्फ, जल और वायु होता है। ठीक है, अब ग का क्या है, भूमि की जल धारा करने वाली परत कहलाती है भौमजल स्तर। भूमि की जल धारा करने वाली परत क्या कहलाती है, भौमजल स्तर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछ रहा है कि समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो हम बोलेंगे, जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है, जल पृथ्वी पर बने गड्ढे, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढे में जमा होता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं। अंतःस्पंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का कारण भौम जल यानी भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाए। मतलब भौम जल स्तर नीचे कैसे गिरता जा रहा है, धीरे धीरे जल क्यों कम होता जा रहा है, तो इसका कौन कारक है, इसको उत्तरदायी कारकों को समझाए। तो बोल रहा है, ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है। सही बात है, आज के दिनों में जल क्या है, भौम जल नीचे गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। इसका मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा कारण है औद्योगिकीकरण, जिसके कारण कल कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होना। साथ ही साथ वायुमंडल प्रदूषित, सड़कों पर निर्माण अधिकारिक होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भौम जल का प्रयोग होना, जल की वार्षिक, जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव न हो पाता है। ये सब कारण से ही भौमजल का स्तर नीचे गिर गया है। देखिए यहाँ पे भौमजल लिखने की जगह भीमजल लिखा गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। मतलब कम से कम जल का उपयोग करके बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे आप लोग। तो हम लिखेंगे, बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दें, ताकि पानी बर्बाद ना हो। पेड़ों के चारों ओर मिट्टी का एक बांध बना दें, ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो। पानी इधर उधर बहकर बर्बाद न हो। मतलब बोला जा रहा है कि अगर पानी को बचाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, बगीचों, खेतों में पाइप को ले जाना है और जड़ों के पास कर देना है। ठीक है, जिसे ड्रिप तंत्र
कहते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी जड़ों में जाए और पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो। और क्या बोल रहा है, पौधे के बगल में मिट्टी की सहायता से बांध बना दे ताकि वो पानी और कहीं रिसक कर बर्बाद ना हो जाए, और वह पानी पृथ्वी में चला जाए तो पृथ्वी उसे सोखेगी तो क्या होगा, मिट्टी सोखेगी उस पानी को, तो पानी क्या होगा, उसको भौमजल स्तर बरकरार रहने का रहेगा। इससे पानी की ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा, उत्तर है वनों से हम इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लौह, शहद, विभिन्न प्रकार के जंतु। ये 6 नंबर हो गया। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, कुछ क्यों समझाएं। वनों में जो भी है वो क्या है, व्यर्थ नहीं होता है, क्यों समझाएं। तो लिखेंगे क्या है, वनों में घास जो छोटे छोटे जीवों, जो वो लिखा गया है जीवों लिख लीजिएगा, ठीक है, जीवों का भोजन है। घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्ती सरक कर मस बनाने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। वनों में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियाँ मानव के उपयोगी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज़ें, चाहे वह सूखी पत्तियाँ ही क्यों ना हो उपयोगी है। जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। जैसा जाहिर सा बात है, वनों में जो भी है क्या है, वो व्यर्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि उन वनों में घास फूस है वो हिरन खाते हैं, और हिरन को कौन खाएगा, जंगली जानवर यानी शेर खाएंगे। शेर वहाँ पे पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलेगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम रहेगा, ऑक्सीजन निकलेगा छोड़ेगा तो लकड़ियाँ और वहाँ और जो जंगलों में लकड़ियाँ हैं वो क्या है, मानव के उपयोग में आएगा। यानी कह सकते हैं कि जंगलों में जितना भी चीज़ है, जितना भी देखने को मिलता है क्या है, वो सब क्या है, वो हमारे लिए उपयोगी है। जीव जंतुओं और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब जीव और जंतु वनस्पति पर क्या है, निर्भर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अपघटक किसे कहते हैं। क्या है, अपघटक किसे कहते हैं। ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। यानी छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो क्या जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, छोटे छोटे जीवाणु हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक भी कहते हैं। मतलब जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं और अपघटक भी कहते हैं। जैसे में हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, बैक्टीरिया, और क्या बोलते हैं, कवक, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, नग्न आंखों से हम इसको नहीं देख सकते। ये सब सूक्ष्म बैक्टीरिया जीवाणु हैं, ठीक है। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं और ये पौधे के पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। मांसाहारी जीवों के लिए ये सब क्या है, लाभ होता है अतः जीवों की वृद्धि में सहायक करता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाएं। मतलब बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बनाए रखें, उसका वन का क्या योगदान है समझाना है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वातावरण से ग्रहण करते हैं। अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहता है। मतलब बोला जा रहा है
क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसलिए बना रहता है क्योंकि पेड़ पौधे हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और वो भोजन बनाते हैं उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन गैस कौन ग्रहण करता है? जीव जंतु ग्रहण करते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। का क्या बोल रहा है? कीट, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पी पादपों में की वृद्धि सहायता करती है। दूसरा है वन शुद्ध करते हैं क्या? जल और वायु को। वन शुद्ध करते हैं किसको? जल और वायु को। क्या है? वन में क्षमवान पत्तियों और जंतुओं को पौधों को समृद्धि करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके लिए यह अगर यूजफुल हुआ हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। हिंदी, SST सब का क्वेश्चन आंसर आपने नहीं देखा है तो वो सब का क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए हमारे चैनल पे जा करके, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।